तो पिछली क्लास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड, उसके एक्सेप्शंस जैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, सीरीडी सीरीज के अंदर कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर था, उन सबको हम देख चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है आज का वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी, या आपका मन करे तो इसको बोल सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं बात करूं बच्चे, तो सबसे पहली चीज, अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from outermost valence shell of an isolated gaseous atoms, from an isolated gaseous atom। कहने का मतलब क्या हुआ, लेट से मान लिया मेरे पास कोई एक एटम ए है और एक किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो, गैसियस स्टेट में। इसके लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और दैट एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। जब ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, तो फिर आप इससे क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन निकलवा लो। तो ये मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, ए प्लस बनाया और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो अब जो एनर्जी आपको देनी पड़ी है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहली बात, हमें कैसा चाहिए, गैसियस एटम चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आइसोलेटेड चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब अगर मान लिया मेरे पास A2 होता तो A2 को मैं पहले तोड़ता किसमें, ए में। यानी मुझे कंबाइंड फॉर्म में भी नहीं चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, आइसोलेटेड चाहिए, और वो भी गैसियस फॉर्म में चाहिए। अगर सॉलिड में है या कंबाइंड फॉर्म में है तो उन्हें हम आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद जो है हम आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बात, यहां तक तो आई थिंक कोई समस्या नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो सकती है, किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। इसी से मिलती जुलती एक टर्म और आती है बच्चे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैं ये पूरी डेफिनेशन कॉपी कर रहा हूं, सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखना एक बार। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस required to remove an electron from outermost shell of the isolated gaseous atom। इसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ये यूनिट किसकी थी भाई साहब, अगर हम बात करें इधर की तो इनकी यूनिट क्या होती है, इनकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, क्या होती है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और बच्चे इसको, ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है, इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ये क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम जनरली आईपी से लिख देते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी को आई ई से लिख देते हैं। क्लियर बात? तो इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चले बच्चे, तो क्या होता है कि मान लिया मेरे पास एक एटम है ए, जो कि गैसियस स्टेट में है। इससे मैंने क्या करवाया? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा लिया। तो इसने क्या बनाया? ए प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। ऑब्वियसली ये गैसियस स्टेट में ये भी होगा। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने एनर्जी दी है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है। फिर हमने क्या किया? इस ए प्लस से बोला कि भैया हमको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने कहा ठीक है भाई साहब, लो। इसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया। तो इस पे क्या आ गया? ए प्लस प्लस बोलो या ए 2 प्लस बोल दो, ए 2 प्लस ही लिख दे रहा हूं, ए 2 प्लस। ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन इसने और रिलीज कर। अब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी आई, इसको हमने बोला आई ई 2। हमने बोला भैया एक आधा और निकालोगे? ठीक है भाई साहब, निकाल देते हैं। तो ए 2 प्लस ये गैसियस स्टेट में था, इसने अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाएगा? ए 3 प्लस प्लस एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये भी गैसियस स्टेट में होगा। और इसको हम बोल देंगे आई ई 3। क्लियर बात? अब सुना ध्यान से मेरी बात। अगर बात करें तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसका दूसरी वाली सेकंड है, और तीसरी वाली क्या है? थर्ड है। इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया एक के बाद एक आ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सुना ध्यान से, अगर कभी आपसे पूछ ले कि IE1, IE2 और IE3 में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी? IE1 की सबसे कम होगी, उससे ज्यादा होगी IE2 की, और इससे ज्यादा होगी IE3 की, एंड सो ऑन, ऐसे आप चलते जाओ। मतलब बड़े सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करते चली जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। अब रही बात कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। कहां से? एक एटम में से, उसके वैलेंस शेल में से। आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। मतलब यहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होगा। तो पहले न्यूक्लियस ध्यान नहीं दे रहा था किस पर? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर। आपने उसको छीना और निकाल के लेके बाहर चले आए आसानी से। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो न्यूक्लियस हो गया सतर्क कि भाई साहब कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है। तो अब अगली बार से न्यूक्लियस क्या करेगा? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको समस्याएं थोड़ी ज्यादा होंगी, मतलब एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। एक और लेके चले गए तो भैया 2 प्लस चार्ज आया, यानी जेड इफेक्टिव क्या हो गया होगा? और बढ़ गया होगा। अगर जेड इफेक्टिव और बढ़ गया तो अगली बार निकालने में और ज्यादा मुश्किल होगी। मुश्किल मतलब ज्यादा एनर्जी। मुश्किल का मतलब क्या? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो कारण क्या बताओगे? बिकॉज जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजेज। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजेज। भैया जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्लियर बात यहां तक? अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होगी। कैसी होगी? ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब भैया एनर्जी देनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी।
क्लियर? यहां तक की बात हुई, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव बढ़ती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, और I1 I2 I3 अगर आप निकालोगे तो मतलब धीरे धीरे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? यहां तक नोट करो, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है एटॉमिक साइज। क्या है? एटॉमिक साइज। अब बताओ, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस कंट्रोल उतना बढ़िया से नहीं कर पाएगा। ये बड़ा साइज, न्यूक्लियस सेंटर में है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर उसका कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं होगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन कोई भी निकाल के बाहर आ सकता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना, कम होना। तो जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। मतलब साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो बी यानी सेकेंड फैक्टर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी जो हुई वो जेड इफेक्टिव के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोचो, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगाएगा आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात? तो आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज याद रखना, जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, नेगेटिव चार्ज के। क्लियर बात? इसके बाद अगर हम बात करें तो सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, जब भी कभी आपको हाफ फील्ड मिले, क्या मिले, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड और वाइटल जो है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन सुन ना, अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड दोनों साथ में मिल गए तो किसकी ज्यादा होगी, फुल्ली फील्ड की। एक तो क्या है, हाफ फील्ड है, और दूसरा क्या है, फुल्ली फील्ड है। तो हाफ फील्ड से ज्यादा किसकी होगी, फुल्ली फील्ड की। मतलब अगर दोनों में से कोई एक मिले तो ठीक है, इन दोनों की ज्यादा होगी, लेकिन अगर दोनों साथ में आगे भी, हाफ फील्ड भी है फुल्ली फील्ड भी है, तो कंपैरिजन में कौन विनर होगा, फुल्ली फील्ड और वाइटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर बात? इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला फैक्टर डी आता है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर। अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं बच्चे, तो सिंपल शब्दों में पेनिट्रेशन पावर इज द क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। क्या है, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। भैया न्यूक्लियस के कौन कितना पास है, न्यूक्लियस से कौन कितना पास है, दैट इज द पेनिट्रेशन पावर। और अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं बच्चे, तो सबसे ज्यादा एस की होती है, फिर टी की होती है, उससे कम डी की, और सबसे कम क्या होती है, एफ। ये न्यूक्लियस के सबसे पास तो एस होता है ना। और अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थी कौन, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। अब बताओ पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा है, एस का ना। तो भैया एस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन एस में से निकालना पड़ा तो। ठीक। एंड ई अगर हम बात करें तो अगला आता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या आता है, शील्डिंग इफेक्ट।
अब बताओ शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा? शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़िया तो वो इलेक्ट्रॉन को खुद ही धक्का मार के बाहर निकाल रहा होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के खुद ही निकाला जा रहा है तो एनर्जी देने की जरूरत क्या है आपको? खुद निकल जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सिग्मा के, यानी शील्डिंग इफेक्ट के। सही बात है ना? क्योंकि शील्डिंग ज्यादा तो आयोनाइजेशन कम, और शील्डिंग कम तो आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगी। ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनना, एक और चीज समझ लो फिर लिखना। जनरल ट्रेंड क्या? जनरल ट्रेंड। अगर हम एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो सर जनरल ट्रेंड में क्या होगा? एक तो हमारे पास क्या है? अलोंग द पीरियड, और एक क्या है? डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप। अगर मैं डाउन द ग्रुप गया और दूसरा यहां अगर मैं कैसे गया? अलोंग द पीरियड गया, तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा भैया? साइज बढ़ेगा, ये तो हमने पढ़ा है। और हमें पढ़ा है साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीजेज। सही बात है। और साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं, ये पीछे पढ़ के आ रहे हैं। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्यों भाई साहब? क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। सही बात है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि साइज क्या होता है? घटता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ये क्या था? एक जनरल ट्रेंड था। बट आपको पता है कि जनरल ट्रेंड हर जगह चले ऐसा होता तो है नहीं। ठीक, तो पहले आप इतना नोट करोगे, फिर कहां कहां जनरल ट्रेंड नहीं चलता है उनकी बातें करेंगे। अब जो है आपको बस एक काम करना है छोटा सा, वो क्या है? कुछ क्वेश्चंस कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसका कंपेयर करना है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। जब भी किसी दो एलिमेंट का कंपेयर करने के लिए बोले तो समझ जाना आंसर मोस्टली कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? यहां आएगा हीलियम। सही बात है। और कितना है इसका? तो कितना आ जाएगा? 2s2 और 2p। 2p कितना? 3। सही बात है। 2s2 2p 3। क्लियर बात। अगर हम बात करें तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा भैया? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो आएगा यहाँ हीलियम और उसका 2s2 और 2p। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन p3 में से निकालना है और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2p4। ये हाफ फील्ड है और वो क्या है? हाफ फील्ड नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट फील्ड है। ना तो हाफ है ना तो फुल ही है। ये फुल होता 6 होने चाहिए थे, हाफ होता 3 होने चाहिए थे, तो कहीं नहीं है वो। आपने पढ़ा है कि हाफ फील्ड क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा तो मुश्किल होगा, और यहां से निकालूंगा तो आसान होगा। तो मतलब सिंपल शब्दों में क्या बोलूंगा? हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। कैसे हैं? हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 किसकी ज्यादा होगी, तो बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। किससे? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ऑक्सीजन से। सही बात है। हाँ, अब चलते हैं कहां पर? IE2 में। तो ये फर्स्ट हो गई। जब IE2 जाएंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2 का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। तो अगर अब जाओगे आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन पे तो सर एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी लूज कर दिया है तो इस पे प्लस आएगा। सही बात है ना? और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना होगा? हीलियम तो यहां है और ये 2s2 और 2p2।
सही बात है, 3 था, एक गया तो कितना बचा, 2। यहाँ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, हीलियम, और आएगी 2s2 और 2p3। अब बताओ हाफ फील्ड कौन हो गया, तो रीजन वही होगा कि हाफ फील्ड क्या है, मोर स्टेबल है। भैया अगर हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उसकी। तो मतलब अब IE2 जो होगी वो किसके लिए ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की IE2 ज्यादा होगी। क्लियर बात। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा। किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा। चलो और देखते हैं एक बार, बेरिलियम और बोरॉन की बात करते हैं। बेरिलियम है, बोरॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, और बोरॉन का कितना होता है, 5। अगर मैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2। सही बात है, इसका करूं तो 1s2 2s2 2p1। अब आप मुझे बताओ, ये तो फुल्ली फिल्ड है, तो वैसे अगर आप देखोगे ध्यान से एक बात, तो 1s2 2s2 और ये 2p1, आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो। सर वो वाला तो कैसा है, एस वाला फुल्ली फील्ड है, यहाँ पे जो 2p1 है ये इनकम्प्लीट फील्ड है। नहीं तो अगर आप बताओ तो पेनिट्रेशन पावर आपको याद है, आपको एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन बाहर होता है, पी बाहर होता है, एस अंदर होता है। मतलब आप अंदर घुस के इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, न्यूक्लियस निकालने देगा आपको, नहीं निकालने देगा। मतलब पेनिट्रेशन पावर एस की ज्यादा होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेयर एज यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, आप अगर रीजन देना चाहो तो ड्यू टू किसकी वजह से, पेनिट्रेशन पावर। भैया पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, एस की, फिर पी की, उससे कम डी की, और सबसे कम एफ की। मतलब एफ ऑफ की तो बोलो होती ही नहीं है, क्या ही है। तो मतलब क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इधर वाले की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट एज कंपेयर टू सेकंड। मतलब वन ही रहेगा, लेकिन किसका, बोरॉन का। अब अगर मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कैलकुलेट करूं तो क्या होगा बताओ। मतलब अगर हम मान लें इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे प्लस, एटॉमिक नंबर तो 4 ही रहेगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इस पे प्लस, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 5। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2 2 1s2 2s1 और इसका 1s2 और 2s2। भैया पी तो गया, ठीक। अब आप बताओ अब क्या होगा, अब सर दोनों तो ऐसे ही हैं, अब पेनिट्रेशन पावर तो लगेगा नहीं, तो ये हाफ फील्ड है और वो फुल्ली फील्ड है, तो कौन ज्यादा होता है, फुल्ली फील्ड। मैंने बोला था जब हाफ और फुल्ली दोनों आ जाए तो कौन होगा, फुल्ली फील्ड। तो क्या बोलोगे, फुल्ली फील्ड आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है। इसलिए अब क्या होगा, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बोरॉन, बोरॉन की ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसकी IE2 क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इसकी IE2 क्या हो जाएगी। क्लियर बात। इस तरीके से कंपैरिजन करने के लिए आपको मिल सकता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां तक बात समझे। अब क्या देखना, अगर हम बात करें आगे, तो अगर हम पीरियड नंबर 2 में चले, कहां चले, पीरियड 2 में। पीरियड 2 में कौन आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही तो आते हैं। और ये अलोंग द पीरियड है, हमने पढ़ा था सर अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो मतलब बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की होनी चाहिए थी, फिर कार्बन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये कौन सा है, IE1 है, क्योंकि अभी जब कुछ नहीं मेंशन किया मतलब कौन सी है, IE1। ये हमारा एक्सपेक्टेड था। कैसा था ये, हमने सोचा था ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड। लेकिन आपको गड़बड़ी क्या हुई है ये पहले से पता है। एक तो बेरिलियम बोरॉन के चक्कर में गड़बड़ी हुई है, और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है, सही बात है। तो अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज, इधर तो मैं पीरियड नंबर 2 में एक एलिमेंट लिखना ही भूल गया, कौन, लिथियम ना। हाँ इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं।
लिथियम। सही बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो मैं क्या बोल रहा था बच्चे कि भैया ये ऑर्डर हमारा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए था, बट हमने देखा कि गड़बड़ी कहां हो रही है, बेरिलियम की ज्यादा हो गई है और बोरॉन की कम। जब यहां जा रहे हैं तो नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई है और ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कम। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा भैया, पहले आएगा लिथियम, लिथियम से ज्यादा कौन आ जाएगा, बोरॉन आएगा, और इससे ज्यादा कौन आ जाएगा, बेरिलियम। फिर कार्बन ठीक है, लेकिन यहाँ पहले कौन आएगा, ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन, और फिर फ्लोरीन, और इससे ज्यादा कौन आ जाएगा। ये हमारा एक्चुअल में होगा। ये क्या होगा, एक्चुअल। हाँ हाँ, किसके लिए है, फॉर आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए। क्लियर बात यहां तक। आप सुनो, और ये बताओ, अगर मैं बोलूं 5D और 4D, इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आपको याद हो तो मैंने साइज में कुछ पढ़ा था कि सर 3D से बड़ा साइज किसका होता है, 4D का, और 4D और 5D का क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। क्योंकि यहां क्या लग रहा था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था। तो भैया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज ऑलमोस्ट सेम हो रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से, आयोनाइजेशन एनर्जी में जब जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 5D की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। 5D की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे, 4D से। हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि सर 3D की सबसे ज्यादा, उसके बाद 4D, और सबसे कम किसकी, 5D। ये था एक्सपेक्टेड। ये क्या है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड जो भी हो वो तो बस बताया जा रहा है आपको, आपको याद नहीं रखना है। हाँ, हम सोच रहे थे जिस हिसाब से डाउन द ग्रुप, अरे 3D पहले आएगा, 4D नीचे आने पर और आएगा, फिर 5D आएगा, मतलब ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, और ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो 3D की ज्यादा होनी चाहिए, 4D की कम, और 5D की सबसे कम। बट हुआ क्या, 3D तक तो ठीक था, 3D तक तो ठीक था, लेकिन 5D की ज्यादा हो गई किससे, 4D से। पूछेगा रीजन क्यों हुई है, तो आपको रीजन पता है किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, एफ सबसेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपने कहां पढ़ा है, पिछली क्लास में एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक में पढ़ रखा है। इसका एक जगह और आएगा अजीब बिहेवियर, और वो कौन सा है, याद करो, गैलियम और एल्युमिनियम के केस में। आप मुझे बताओ, गैलियम और एल्युमिनियम में से किसका साइज बड़ा होता है, होना चाहिए था लॉजिकली किसका, गैलियम का। क्योंकि होता कैसे, बैंगन, आलू, गाजर, ऐसे आता है ना, तो लॉजिकली तो गैलियम बड़ा होना चाहिए था, बट गैलियम छोटा हो गया था, और कौन बड़ा हो गया था, कौन बड़ा हो गया था, एल्युमिनियम। ये किसका था, साइज का। ये किसका है, साइज। अब ये साइज ऐसा क्यों हुआ था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन गए थे और उसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ था। सही बात है ना। और हमने पढ़ा है कि अगर एल्युमिनियम का साइज बड़ा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्या पढ़ा है हमने, एल्युमिनियम का साइज बड़ा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये पढ़ा था। तो अब बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का, यहाँ गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपेयर में, एल्युमिनियम से कंपेयर। और अगर आपसे रीजन पूछेगा क्यों, तो रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो सर यहां क्या गड़बड़ हुआ, आप बताओ मुझे। ये बैंगन, आलू, और ये गाजर। आपको पता है इसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर उससे कम इसकी होनी चाहिए थी, फिर उससे कम इसकी होनी चाहिए थी, इसकी कम होनी चाहिए थी, बट इसकी ज्यादा हो गई है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका साइज बड़ा होना चाहिए था, इसका साइज छोटा हो गया है, किसकी वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्लियर हुई बात। तो ये सारे एक्सेप्शनल चीजें थी जहां पर चेंज आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर, ठीक है ना। तो पहले ये जो ट्रेंड है और जहां जहां एक्सेप्शन आ रहे हैं ये नोट डाउन करने हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और जो है
देखेंगे एप्लीकेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर, इसको नोट डाउन करो पहले। तो अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास ये एनसीईआरटी के कुछ ग्राफ है। अगर इन ग्राफ की बात करें बच्चे, इसमें अगर आप देख रहे हो तो हमने ग्राफ बना रखा है एटॉमिक नंबर का किसके साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। किसके साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच करके आई लगा देते हैं, मतलब इंथैल्पी किसकी है, आयोनाइजेशन की है, ठीक है ना। अगर आप देखो यहाँ पर तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन यानी पीरियड नंबर 2 है। तो अगर आप देखोगे लिथियम की क्या है, कम है, ऑब्वियसली कम होती है। बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा किसकी है, बेरिलियम की है, 899 पड़ा था ना, और बोरॉन की क्या हो गई, कम। फिर कार्बन हुआ, फिर नाइट्रोजन। जब ऑक्सीजन की बारी आई तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी ज्यादा, लेकिन किसकी ज्यादा हो गई, नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कम। फिर फ्लोरीन एंड नियोन की एज इट इज जैसे थी वैसे। मतलब ये जो दो आपको बेंड दिख रहे हैं, ये दोनों बेंड किस बात को डिनोट करते हैं कि भैया बेरिलियम और बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक, अगर आप इधर जाओगे, डाउन द ग्रुप है, ये कौन से में है, ये डाउन द ग्रुप है। भैया डाउन द ग्रुप में कोई चेंज नहीं है। जब आप आ रहे हो लिथियम से सोडियम का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो 520 से 490 और आगे आए, पोटेशियम में कम हुआ, रुबिडियम पे गए और कम हुआ, और सीजियम पे गए क्या हुआ, कम हुआ। यानी एज यूजुअल डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंथैल्पी कम होती है। तो उसी का ग्राफ ये बना रखा है। अगर आप आओगे यहाँ पर तो यहाँ देखना ध्यान से, हमने 1 से लेके 60 तक यानी 1 से लेके 60 तक के एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया, और ग्राफ बना के हमें कुछ ऐसा मिला। तो अगर हम देखें इस पूरे ग्राफ को तो क्या मिल रहा है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनान, ये सब क्या है, नोबल गैसेस। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इन्हीं की है। और अगर नीचे देखोगे बॉटम पे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन है, फर्स्ट ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप जो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सबसे कम। और जो 18th ग्रुप यानी नोबल गैसेस हैं उनका क्या है, सबसे ज्यादा है। उनका क्या है, सबसे ज्यादा। तो ये दो ट्रेंड आपको ध्यान रखने हैं कि अगर 60 तक का हम बनाए, आपको ये नहीं बनाना है, आप बस सिर्फ एनसीईआरटी में मेंशन कर लोगे। फिगर नंबर 3.5 कंक्लूजन क्या है इसका, फर्स्ट ग्रुप मिनिमम और 18th ग्रुप क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप पहले आता है, इसकी कम है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर मैक्सिमम किसकी, 18th की। और हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बढ़ तो रही है, लेकिन हाँ बीच में कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं, बीच में कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं, जो कि आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी इरेगुलरिटीज दिखी जो सेकंड पीरियड के लिए है। ठीक, ऐसे इरेगुलरिटीज आपको कुछ देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो आप चाहो तो ये दोनों ग्राफ बना सकते हो, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक और थोड़ा टॉपिक पढ़ा लूं, उसका फिर आगे करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है बच्चे, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहता है कि भैया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यानी अगर मुझे पता करना है कि किसके पास मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसके पास मेटेलिक कैरेक्टर कम है, तो वो मैं इससे पता कर सकता हूं। कैसे पता करूंगा भाई, ऐसा क्या होगा, सुना जाते हैं। अगर मेटेलिक कैरेक्टर किसी के पास ज्यादा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब इनवर्सली रिलेशन है इसके साथ। भैया मेटल का काम क्या होता है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब वो खुद ही लूज कर दे रहा है आसानी से, तो आपको मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। तो मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी आप क्या बोल दोगे कि भैया उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या क्या। अगर आप नॉन मेटेलिक पे जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सही बात है, तो ये दो बात हो गई, यानी ये दोनों एप्लीकेशन काम के हैं। इसके बाद सुनना, एक और आता है रिएक्टिविटी। बी क्या है, रिएक्टिविटी। अगर हम बात करें तो सीधा सा फंडा है, रिएक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी क्या, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी के। मैं सोचो अगर रिएक्टिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। सही बात। अब और देखते हैं, अगर हम सी की बात करें तो यहां से हम पता कर लेते हैं क्या,
स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ये क्या हुआ, जैसे कुछ कुछ मेटल होते हैं जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जैसे क्या क्या, मान लिया आयरन आपने देखा होगा Fe2+ में भी और Fe3+ में भी, तो दो हो गए ना। तो इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा इसकी बात करते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज, मतलब मान लिया आपने IE1 निकाला है और एक IE2 निकाला है। अब मान लिया IE1 कितना है, मान लिया 546 है, ये मान लिया 586 है, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाली डेल्टा E, और वो आ गई क्या, ग्रेटर देन या इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। वो एटम नहीं जाना चाहता कहां पर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लिया किसी एटम की दो थी, एक A+ थी और एक A2+ थी। अगर ये गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा आ रहा है तो एटम कहां रहना चाहता है, A+ में, A2+ में नहीं जाना चाह रहा है। ठीक, अगर ये गैप कितना हो जाए, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या बराबर हो जाए तो मतलब एटम कहां जाना चाहता है, A2+ में जाना चाहता है। मतलब A2+ वाली स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू A+ वाली स्टेट के। क्लियर है बात। ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे खत्म भी हो जाती है। बाकी हम बातें जो है अगली क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश, यानी लास्ट टॉपिक अगली क्लास में हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं बस अगली क्लास में। ठीक है।